Hello friends, welcome you all. Today we are going to discuss some of the question asked in IDBI Bank promotion exam memory recalled question dated 18 अप्रैल 2021. ये रिसेंटली एग्ज़ाम हुई थी जो स्केल 1 से 2 के लिए प्रमोशन एग्ज़ाम थी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस बिकॉज अब रिसेंटली अभी फ्यूचर में इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड सेंट्रल बैंक के प्रमोशन एग्ज़ाम आ रहे हैं. So all exams are conducted by mostly IBPS. So this will be a help for the student. We are going to appear in the next promotion examination. So सबसे पहला क्वेश्चन है कि what is to be printed on demand draft from 2018 as per RBI guideline. तो ये हो जाएगा कि परचेजर नेम, परचेजर का नाम भी डिमांड ड्राफ्ट पे प्रिंट होके आने लगा है 2018 के RBI के गाइडलाइन के हिसाब से. सेकेंड क्वेश्चन है 3 months ओल्ड चेक को हम क्या कहते हैं. तो 3 month ओल्ड चेक को हम लोग स्टेल चेक के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट है कि थर्ड क्वेश्चन द वैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर डेली चेंजेस इन द इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रिंसिपल बी अकाउंटेड एज पर RBI विथ. ये जो है रिसेंटली कोविड के सिचुएशन में जब SLR को के रिगार्डिंग ये बात हो रही है तो उसमें हेल्ड टू मैच्योरिटी आपने पढ़ा होगा और दूसरा ऑप्शन है अवेलेबल फॉर सेल और तीसरा आ जाता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. सो इसका आंसर हो जाएगा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI अमाउंट नॉट एक्सीड एट अ टाइम इसमें कितना अमाउंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप इसमें पेमेंट नहीं डाल सकते, लोड नहीं कर सकते. तो 10,000 जैसे बैंकों में गिफ्ट कार्ड होता है प्रीपेड पेमेंट जिसमें 10,000 तक वन टाइम आप इसमें डाल सकते हो, कैश कार्ड हो गया. देन आ जाता है कि इन CTS फुल फॉर्म टू, मतलब CTS के रिगार्ड से P2F का फुल फॉर्म क्या है. तो इसका आंसर आ जाता है पेपर टू फॉलो. CTS गाइडलाइन आप सब जानते होंगे, चेक क्लियरिंग के लिए यूज होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम. देन नेक्स्ट है कि गारंटर कम्स अंडर विच एक्ट, कौन से एक्ट में गारंटर आता है. तो ये आंसर हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इसी में गारंटर का डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइपोथिकेशन द पोजेशन एंड ओनरशिप बोथ इज विथ. ये पोजेशन एंड ओनरशिप दोनों किसके पास लाई होता है. तो बोरोवर के पास. मतलब जैसे व्हीकल लोन होता है ना, व्हीकल लोन के केस में गाड़ी भी ओनर के पास ही होता है और गाड़ी तो ओनर के नाम से ही रहता है. तो हाइपोथिकेशन में बोरोवर के पास ही दोनों राइट्स होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेंडिंग कैन बी डन ऑन हाउ मच लेंडिंग कैन बी डन ऑन पार्शियल पेड शेयर. पार्शियल पेड शेयर है तो इस पर लेंडिंग नहीं होता, इस पर नील आ जाएगा आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड 2016 व्हाट इज मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्ली. तो इसका आंसर हो जाता है 14 days. नेक्स्ट है मिनिमम पीरियड फॉर टर्म डिपॉजिट. सबसे RBI के गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम पीरियड क्या हो सकता है टर्म डिपॉजिट का, FD वगैरह का. तो ये हो जाता है 7 days. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू ओपन SCSS मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. अब यहाँ पे सर्टेन कंडीशन डाल दिया है तो ये आ जाता है 55 ईयर्स. 55 ईयर्स के एज के ऊपर के लोग जो हैं जो VRS ले लेते हैं वो लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ओपन कर सकते हैं. थोड़े कंडीशंस होते हैं उसमें लिखे होते हैं कि जब आपका वो रिटायरमेंट का पैसा VRS लेने के बाद जो अमाउंट आता है उसके विदिन 1 month में ही आपको ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डालना होगा. अदरवाइज 1 महीने के बाद कोई जाता है VRS ले लिया 55 के एज पे और 1 month के बाद जाता है पैसा आने के 1 month के बाद, तो बैंक कैन नॉट ओपन. इसीलिए यहाँ पे सर्टेन कंडीशन मेंशन हुआ है कि 55 की ईयर के एज के ऊपर के लोग जो हैं वो भी ओपन कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन, लिस्ट ऑफ कंडीशन होता है. देन नेक्स्ट है इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल टू थर्ड पार्टी एट डिस्काउंट टू रिसीव इंस्टेंट कैश. तो ये जो है ये हो जाता है फैक्टरिंग सर्विसेज. फैक्टरिंग के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास जो भी रिसीवेबल है उसको डिस्काउंट कराना चाहते हैं तो बहुत सारे बैंकों का अपना अपना अलग अलग फैक्टरिंग सर्विसेज होती है, जैसे SBI फैक्टरिंग सर्विसेज. तो आप वहाँ पे जाके और अपने रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करा के इंस्टेंट कैश ले सकते हैं और बाद में वो फैक्टर्स का जिम्मेदारी होता है कि वो अमाउंट को से जो भी बायर है उससे अपना रिकवरी करे.
फैक्टरिंग के ऊपर एक चैप्टर है, पूरा वीडियो बनाया है बहुत अच्छे से। इफ़ यू वांटेड टू सी आप उसको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है, हाउ मेनी आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट आर देयर फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंदर NRLM, मतलब ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके अगेंस्ट में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को कितने आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो इसमें 250 है। देन नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप अप टू एडवांसेस ऑफ रुपीज 3 लाख अंडर द सेम स्कीम DAY NRLM। तो इसके केस में क्या हो जाता है कि 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल जाती है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द एनुअल हॉर्टिकल्चर कमर्शियल क्रॉप्स प्रीमियम अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें क्या आ जाता है, एनुअल 5% है। इसको याद रखने का अच्छा तरीका है, KRA से याद रखिए। तो K मतलब खरीफ, इसमें 2.5% है, R मतलब रबी, इसमें 1.5 है, और आपका ये जो हो जाता है एनुअल, ये 5% है। खरीफ पे 2 है या 2.5 है, एक बार हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है कि इन आर्टिकल 3 ऑफ UCP 600 द टर्म बिगनिंग मीन्स, बिगनिंग का मतलब क्या होता है आर्टिकल 3 ऑफ UCP 600 में। तो इसमें जो है बिगनिंग का मतलब हो जाता है कि फर्स्ट से लेके 10th ऑफ मंथ, और इसमें टर्म्स होते हैं, बिगनिंग होता है, मिडल होता है, एंड होता है। तो मिडल में हो जाता है 11 to 20 और एंड में हो जाता है 21 ऑनवर्ड। देन नेक्स्ट आ जाता है कि इन हाउ मेनी बैचेस द NEFT सेटल। तो ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, और 48 बैचेस में होता है। देन नेक्स्ट है कि इन हाउ मेनी टाइम्स MPC मीटिंग शेड्यूल फॉर 2020-21 21-22। तो इसमें 6 टाइम्स आ जाएगा। 6 मेंबर भी होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, उसके 6 मेंबर्स भी रहते हैं, और वो उसकी मीटिंग जो है वो 6 टाइम शेड्यूल हुई है 2021 से 22, क्योंकि इसकी मीटिंग जो है वो बाई मंथली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश इंस्टीट्यूट को किसने खरीदा, तो उसका आंसर आ जाता है बैजू ने। देन नेक्स्ट है कि RBI ऐप फॉर डिसेबल पर्सन, डिसेबल पर्सन के लिए RBI ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है मनी। इसका फुल फॉर्म है कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। देन नेक्स्ट है कि एज पर RBI गाइडलाइन बैंक्स प्रोवाइड फॉर सीनियर सिटीजन एज 70, कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है जिनके जो सीनियर सिटीजन का एज 70 और 70 से अबव हो गया है, तो उस सर्विस का नाम है डोर स्टेप बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एज पर RBI 2019 गाइडलाइंस हु इज़ कॉल्ड अकाउंट होल्डर इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो पहले अकाउंट होल्डर का डेफिनेशन जो पुराना था उसके हिसाब से 10 ईयर्स था बच्ची का एज, बट अब गर्ल चाइल्ड का एज जो है, गर्ल चाइल्ड का एज 18 ईयर्स हो जाएगा तो ही वो अकाउंट होल्डर कहलाएगा। 2019 जो RBI का सर्कुलर है उसके हिसाब से। देन एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितने USD ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो 2,50,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी है उसकी एपेलेट ट्रिब्यूनल कौन है, तो इसका आंसर आ जाता है NCLAT। इसका NCLAT का मतलब कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये बैंकिंग ओम्बड्समैन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बैंकिंग ओम्बड्समैन से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि रिकॉर्ड्स अवेलेबल इफ़ वन रिजेक्ट द बैंकिंग ओम्बड्समैन डिसीजन। तो अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन का डिसीजन को भी मतलब रिजेक्ट करके और आगे किसी को वो चाहता है कि अपील करे, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन है इसका, तो इसका आंसर हो जाता है डिप्टी गवर्नर RBI। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन कि PPF अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, कौन सा अकाउंट ओपनिंग के लिए PPF का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म A यूज होता है, बट क्वेश्चन के हिसाब से जो है वहाँ पे फॉर्म 1 हम लोग आंसर कर सकते हैं एज पर क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्म A B C ऐसे ऑप्शन नहीं थे, तो फॉर्म 1 विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर बेसल टू कंप्यूट CET 1 द टर्म DTA रेफर्ड एज, सो इसका आंसर है डेफर्ड टैक्स असेट्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, ये है कि अ कंपनी हैव 7 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 40 करोड़ टर्नओवर इज कैटेगराइज अंडर MSME। देख लीजिएगा MSME का ये क्वेश्चन है, ये आ जाता है अगर 7 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट है और 40 करोड़ का टर्नओवर होता है, तो ये स्मॉल इंटरप्राइजेज के कैटेगरी में आ जाता है। देन नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बैंक को कितना रीइम्बर्समेंट, जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसको रीइम्बर्समेंट कितना मिलता है। जीवन ज्योति बीमा योजना जो 330 का होता है, तो इसमें बैंक को 11 रुपया मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रीइम्बर्समेंट कितना मिलता है, तो इसके केस में 1 रुपया मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीएस अकाउंट ओपनिंग एज हैज़ बीन इंक्रीज टू फ्रॉम, पहले कितना था और अब कितना अकाउंट ओपनिंग का एज कर दिया गया है, तो इसको पहले 65 था, अब बढ़ा के 70 ईयर्स कर दिया गया है अकाउंट ओपनिंग का। देन नेक्स्ट है कि इन एपीवाई अटल पेंशन योजना आफ्टर हाउ मेनी मंथ ऑफ अनसब्सक्रिप्शन द अकाउंट गेट डीएक्टिवेटेड, कितने दिन अगर आपने मंथली सब्सक्रिप्शन उसका नहीं किया तो अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो वो होता है कि 12 महीने के बाद। अगर 12 मंथ तक आपने नहीं किया, 6 मंथ तक नहीं किया तो फ्रीज कर दिया जाता है, 12 मंथ नहीं किया तो डीएक्टिवेट कर दिया गया जाता है, और 24 महीने नहीं किया तो क्लोज कर दिया जाता है अटल पेंशन योजना के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंट एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट कितने से रेज हुआ है, तो इसका हो जाता है आंसर 18% से। नेक्स्ट है कि आंध्रा बैंक गेट मर्ज विथ, कौन से बैंक के साथ आंध्रा बैंक मर्ज हुआ, तो इसका आंसर है यूनियन बैंक के साथ इसकी मर्जर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से हुआ, तो इसका इफेक्टिव डेट क्या है, तो इसका इफेक्टिव डेट जो है 1 अप्रैल 2019। अच्छा, यहाँ पे बैंक मर्जर से 2 सवाल पूछे गए हैं, तो बैंक के मर्जर को अगर एक सेंटेंस में याद किया जाए कि इतने सारे बैंक मर्ज हुए हैं, तो एक सेंटेंस में उसको याद कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ, एक ट्रिक समझ लीजिए कि यूनियन बैंक ने सीए अपॉइंट किया, तो यूनाइटेड बैंक के पीओ ने हड़ताल कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, और वो कहाँ पे किया, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी के गेट पे। उसमें कुछ सीएस भी पार्टिसिपेट किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया। ये एक लाइन में, एक सेंटेंस में आपको सारे बैंकों का मर्जर याद हो जाएगा। यूनियन बैंक, यू से यूनियन बैंक ने सीए अपॉइंट किया, सीए अपॉइंट किया यहाँ पे कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक, ए से आंध्रा बैंक, ठीक है। देन यूनाइटेड बैंक के, यू से यूनाइटेड बैंक के पीओ ने स्ट्राइक किया, पी से पीएनबी और ओ से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो जाएगा, ठीक है। देन कहाँ पे किया, तो भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बी से बैंक ऑफ बड़ौदा, वी से विजया बैंक, डी से देना बैंक, और कुछ सीएस भी पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब हो जाएगा सी से कैनरा बैंक, एस से सिंडिकेट बैंक, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, मतलब इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का मर्जर हुआ। तो आप इससे ध्यान रखिए कि यूनियन बैंक ने सीए अपॉइंट किया, तो यूनाइटेड बैंक के पीओ ने स्ट्राइक किया, कहाँ पे किया, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी के गेट पे, और कुछ सीएस भी पार्टिसिपेट किए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया। सिर्फ ये एकदम फ़नी मतलब है सुनने के लिए, लेकिन ये ट्रिक से आप पूरे बैंक के मर्जर को याद रख सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि एलआईसी में, अभी देखिए बैंक से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ये आईडीबीआई बैंक का एग्ज़ाम था, अभी दूसरे बैंक का एग्ज़ाम हो तो उसकी भी हिस्ट्री एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन उसकी हिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है। तो एलआईसी में आईडीबीआई बैंक का एज ऑन 30 दिसंबर 2020 तक कितने स्टेक हैं, तो इसका आंसर हो जाता है 49.24। तो मतलब एज ऑन डेट पूछा है, वो डेट के हिसाब से बताना है, अभी ज़्यादा है कम है उस पर डिपेंड नहीं है, डेट बोला है उसके हिसाब से बताना है। नेक्स्ट है कि आईडीबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1964 को एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैंक स्पेस इज वन विच हैज़ द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सब्सिडरी कंपनी, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका सब्सिडरी कंपनी पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, तो ये पेरेंट कंपनी का होता है, पेरेंट कंपनी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि आरबीआई इशू गाइडलाइन अंदर केवाईसी के लिए, यहाँ पे केवाईसी रह गया है फॉर केवाईसी, आरबीआई केवाईसी के लिए कौन से एक्ट के थ्रू गाइडलाइन इशू करता है और कौन सा रूल यूज़ होता है, तो इसमें जो है आरबीआई केवाईसी के लिए 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और रूल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का यूज़ होता है, ठीक है, रूल का यूज़ होता है। देन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रेड का फुल फॉर्म पूछा था, इसमें डी, ट्रेड में डी का मतलब क्या होता है, तो ट्रेड का फुल फॉर्म जो हो जाता है कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, तो डी का मतलब हो जाता है
डिस्काउंटिंग। वैसे ध्यान रख सकते हैं कि रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब बिल्स हो गया, तो बिल्स का डिस्काउंटिंग किया जाता है, तो डी से डिस्काउंटिंग। फिर FETERS, इसमें टी का मतलब पूछा गया था, तो ये फुल फॉर्म हो जाता है FETERS का फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इसमें ट्रांजेक्शन, टी का मतलब हो जाता है ट्रांजेक्शन्स। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि DCCO का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। सो फुल फॉर्म भी बहुत सारे पूछे गए थे, तो वो भी देखना जरूरी है, ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अमाउंट इंक्रीज इन DICGC, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, और इसका इफेक्टिव कब से किया गया था? तो ये 5 लाख से इंक्रीज तो हुआ था और इफेक्टिव हुआ था 4 फरवरी 2020 से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नॉमिनेशन कैंसिलेशन का फॉर्म कौन सा होता है? तो DA2 फॉर्म होता है। DA1 आप उसमें अगर फ्रेश नॉमिनी डालना चाहते हैं तो DA2 कैंसिलेशन के लिए, और DA3 आपका यूज हो जाता है मॉडिफिकेशन के लिए, मतलब कैंसिलेशन प्लस नया कुछ किसी को ऐड करना चाहते हैं तो, डिलीट करके ये ऐड करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट कैटेगरी आर देयर एज पर RBI क्लासिफिकेशन? तो इसका 4 कैटेगरी है, और ये 4 कैटेगरी जो है ये आपका हो जाता है, पहला तो एग्रीकल्चर का हो जाता है, दूसरा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का हो जाता है, थर्ड हो जाता है माइक्रो इंटरप्राइजेज, और फोर्थ एक हो जाता है जनरल PSL C कैटेगरी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वेबसाइट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेबसाइट है उसका सेम यही नाम से है और .gov.in है, तो वेबसाइट तक भी पूछ लेते हैं, तो ये सब चीज़ें भी देखना और ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर MIG1 कैटेगरी, इंटरेस्ट सब्सिडी इनको कितना दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है 4%। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि EPS को कितना है, EWS को कितना है, LIG को कितना है, MIG1 को, MIG2 को, सबको कितना है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू RBI रिस्क इज कैटेगराइज एज, ये तो सबसे ईजी है, 3 कैटेगरी होता है, लो, मीडियम एंड हाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि द सेगमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लोन आर, एग्रीकल्चर लोन का कौन सा सेगमेंट होता है? पहला फार्म क्रेडिट होता है, दूसरा अलाइड एक्टिविटीज़ होता है, एंड थर्ड आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आर इशूड बाई, कौन इशू करता है? ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये इशू करता है RBI। नेक्स्ट है कि नॉन हॉलीडे शुड बी इंटीमेटेड प्रायर टू हाउ मेनी डेज एज पर फेडाई, FEDAI, फेडाई के हिसाब से कितने दिन पहले आपको नॉन हॉलीडे बताना जरूरी है? तो 3 बैंकिंग डे, अभी उसमें बिजनेस डे भी दिया रहेगा, वर्किंग डे दिया रहेगा, तो उस हिसाब से नहीं, 3 बैंकिंग डे ही इसमें करना है, आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि व्हाट इज़ द इंसेंटिव अमाउंट फॉर एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट ऑफ ₹50 रुपीज़ के सॉइल नोट को एक्सचेंज करने का इंसेंटिव अमाउंट कितना मिलता है? तो ₹2 पर पैकेट मिलता है, ₹2 पर पैकेट। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल सेविंग अकाउंट लाइक PPF, NSE, जो भी ये जो गवर्नमेंट के छोटे छोटे स्कीम है उसको हम लोग स्मॉल सेविंग स्कीम के नाम से जानते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये सब। तो रिसेंटली कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाईएस्ट रिपोर्ट किया है कि हमारे यहाँ पे इतने सारे अकाउंट सबसे ज़्यादा ओपन हुए हैं? तो वो वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल क्यूमुलेटिव इंसेंटिव बाई FPI एज ऑन 31 दिसंबर 2020, तो ये कितना है? तो इसका है USD 273.6 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक लेवल बैंकिंग कमेटी, ब्लॉक लेवल बैंकिंग कमेटी का चेयरमैन किसको माना जाता है? तो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को माना जाता है। नेक्स्ट है कि हु कवर गारंटी अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर गारंटी कवर कौन करता है? तो ये करता है CGFMU, जिसे हम क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ DRI लोन टू SC/ST पर्सन एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 एंड 4%।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसका नोडल एजेंसी किसको कहा जाता है? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन करके जो है उसको हम लोग नोडल एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का नोडल ऑफिसर मानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ बैंक गारंटी। तो इसका हो जाता है कि 10 साल। सॉरी। नेक्स्ट है कि फ़ोनपे पूछा गया था करेंट अफेयर से कि फ़ोनपे को किस ई कॉमर्स कंपनी ने खरीदा। तो इसका है कि मतलब किसका है वो, तो वॉलमार्ट का है। फ्लिपकार्ट मर्ज हो गया वॉलमार्ट में, तो इसके लिए इसका भी ओनर वॉलमार्ट हो जाएगा फ़ोनपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पॉस पॉइंट ऑफ सेल होता है ना, कैश विड्रॉल चार्जेस। तो इसका 1, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया है, इसका 1% है। और ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो आपको देखने ज़रूरी है। आपके नेक्स्ट जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं वो देख लें कि सब ऑर्डिनेटेड डेट के पे एक क्वेश्चन था, फिर प्रॉमिसरी नोट पे 2 क्वेश्चन थे, सरफेसी एक्ट पे 1 क्वेश्चन थे। देन बेसल 3 से रिलेटेड मार्केट रिस्क जो है उसके अप्रोच के बारे में लगभग 2 क्वेश्चन थे। सो कॉल एंड नोटिस मनी में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। BCSBI जो बैंकिंग कोड फॉर स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। फिर ACABC जो अपना नाबार्ड का स्कीम है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, उससे है। तो सारे सेक्शंस को देखना जरूरी है। RBI देखना जरूरी है, नाबार्ड देखना जरूरी है, सिडबी को देखना जरूरी है। थोड़े थोड़े उसके अपने बैंक की हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है, और प्लस जनरल बैंकिंग तो है ही। और ये एक फॉरेन रेमिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था कि TT सेलिंग रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। So thank you so much for watching this video and keep preparing and hope all will get promoted. Thank you so much.